नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टॉप 300 की सीरीज़ में हमारा अगला टॉपिक है राज्यसभा। इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान से अच्छे से समझिए और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है। जिनको पीडीएफ नोट चाहिए, जिनको रिवीजन के बारे में जानकारी चाहिए कि जो अभी हम शुरू कर रहे हैं ना, हो चुका है शुरू, कि 1 महीने में हम सारे विषय रिवाइज करेंगे, वो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और जिनको पढ़ना है वैसे भी रिवाइज करना, उन पर तो बने रहना ही है। लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप पीडीएफ कैसे ले सकते हैं, रिवीजन कैसे आप कर सकते हैं हमसे जुड़ के। ओके, चलिए फिलहाल इस टॉपिक को तैयार करते हैं। राज्यसभा के बारे में देखिए, वैसे तो आपको पता है कि जो संसद है, संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। जो लोकसभा है उसमें डायरेक्ट हम चुनते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई, इतनी शानदार वीडियो है ना, उसमें लगभग सब कुछ कवर है। उसको अगर आपने देख लिया तो उससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें हम डायरेक्ट चुनते हैं जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनको। जो राज्यसभा है वो राज्यों का एक सदन है। राज्य अपनी तरफ से प्रतिनिधि भेजते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के लोगों का ये प्रतिनिधित्व करता है कौन? राज्यसभा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ध्यान से दीजिए, देखिए क्या क्या है। एक तो फैक्चुअल क्वेश्चन या पीसीएस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। ये जो आंकड़ा है ना, इस तरह से प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी इन्हीं आंकड़ों को ऐसे ट्विस्ट करके पूछा जाता है कि समझ में नहीं आता कि फैक्ट पूछा गया है कि कंसेप्ट पूछा गया है। इसीलिए आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे, रट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और एक तो अपने आप में कठिन भी हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। इनमें से किसी को लेकर के पूछा जा सकता है। ठीक है जी। अब देखिए, कभी कभी अभी मेरे ख्याल से 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 20 में या 19 में, कि अर्हता को लेकर के, वो वोट देने वाले व्यक्ति की अर्हता थी। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ध्यान देंगे कि राज्यसभा में अगर आपको मेंबर बनना है तो क्या अर्हता होनी चाहिए। 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, कुछ चीज़ें तो एकदम कॉमन है कि भारत का नागरिक हो। हालांकि इस पर भी यूपीएससी कभी कभी काफ़ी बढ़िया से क्वेश्चन घुमा देती है। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, क्या वो भारत का जन्म से नागरिक होना अनिवार्य है? इस तरह की बात है। राष्ट्रपति वाला ज़रा देखिएगा, समझ में आएगा। यहाँ एक ट्विस्ट है, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। एक वीडियो में मैंने बताया था कि वोट देने की उम्र से लेकर के, ये 2 ऐसे लिख दिया, वोट देने की उम्र से लेकर के प्रधान बनना है आपको, राज्य का विधायक बनना है, ठीक है, या फिर संसद में जाना है, लोकसभा का मेंबर बनना है या राज्यसभा का मेंबर बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति बनना है, इनकी जो एज है वो एज लिमिट क्या है, इसके बीच में आपको थोड़ा थोड़ा अंतर पता होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। किसी लाभ के पद पर ना हो, सरकारी लाभ उसको पहले ना मिलता हो, अगर ऐसा है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। विकृत मानसिकता का ना हो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो दिमाग उनका स्थिर नहीं है, पागल टाइप का आदमी है, तो वह व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता, मेंबर नहीं बन सकता। यदि संसद विधि द्वारा कुछ और अर्हताएं तय कर दे, कुछ और नियम बना दे कि ये भी होना चाहिए, तो उसको भी मानना ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी बातें एक राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आवश्यक हैं। यहाँ देखिएगा ज़रा, राज्यसभा लोकसभा के निर्णयों की समीक्षा करने और सत्ता पक्ष के निरंकुशतापूर्ण निर्णयों पर अंकुश लगाने में सहायता करता है। ये एक लाइन है ना, इसको कहीं से भी किसी भी तरह से घुमा के एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसे ही पूछ लिया गया कि राज्यसभा किस किस तरह से लोकसभा के निर्णयों की समीक्षा करती है और कैसे सत्ता पक्ष, जो सरकार में जिस दल की पार्टी है, अगर उसने कोई निरंकुशतापूर्ण फैसला किया है तो उस पर कैसे अंकुश लगाएगी। अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की चयन की प्रक्रिया थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति पर क्वेश्चन पूछा था जब यूपीएससी ने पिछली बार जब राष्ट्रपति को चुनाव हो रहा था, उसी के आसपास की बात है। तो इस प्रक्रिया को ध्यान में रखकर यूपीएससी ने पूछ लिया था प्रश्न। तो राज्यसभा भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण सदन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ज़रा देखिए,
नियमों के अनुसार केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात है कि जब राज्यसभा का चुनाव चल रहा है तो कौन व्यक्ति वोट देगा। देखिएगा, राज्य जो विधानसभा है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए यूपी का, तो यूपी की विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं, जिन्हें चुना है जनता ने, वही लोग राज्यसभा के चुनाव में मतदान करेंगे। यानी कि ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो राज्यसभा में जाकर बैठेगा राज्य की तरफ से। ओके, राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। राज्य के विधायक प्रत्येक 2 वर्ष में 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए राज्यसभा हेतु सदस्यों का चयन करते हैं। मतलब क्या है, हर 2 साल में चुनाव होगा, 6 साल के लिए राज्यसभा के विधायक करेंगे। इसका मतलब अभी समझ में आ जाएगा, आगे कई लोग समझ चुके होंगे। इधर कहीं लिखा है लेकिन पता नहीं कब आएगा, मैं बता देता हूँ। राज्यसभा अपने आप में एक स्थायी सदन है। स्थायी मतलब कि उस सदन को हटाया नहीं जा सकता, उसका विघटन नहीं किया जा सकता। लोकसभा विघटित हो जाती है, लेकिन जो मेंबर्स हैं ना, वो मेंबर्स बदलते रहते हैं। एक व्यक्ति चुन के आया, 6 साल रहेगा, फिर चला जाएगा। तो क्या होता है कि हर 2 साल पे 1/3 सदस्य हट जाते हैं। तो जो जगह खाली हुई उनके लिए चुनाव होता है 6 साल के लिए। ठीक है, मतलब जो चुन के आएंगे वो अगले 6 साल रहेंगे। ओके, यहाँ देखिएगा वही बात यहाँ लिखी है कि जो है राज्यसभा निरंतर चलने वाली एक संस्था है, एक अस्थायी संस्था है। इसका विघटन नहीं होता, किंतु 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाएंगे। लो, हम पढ़ ही नहीं रहे थे, हमको लगा बाद में आएगा, यही तो लिखा है। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन पहले भी आए हैं कई तरह से, स्टेटमेंट में डाल के, कभी फैक्चुअल क्वेश्चन पीसीएस में, यूपीएससी द्वारा कई बार पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त ज़रूरी थोड़ी है कि सब चले गए हैं तो 6 साल के लिए ही रहेंगे। इस्तीफा अगर दे दिया, मृत्यु हो गई या अयोग्य हो गए किसी वजह से, इनके कारण जो खाली जगह होगा तो उपचुनाव के माध्यम से वो जगह भरी जाती है, जिसके पश्चात चुने गए लोग अपने पूर्ववर्तियों के शेष कार्यकाल को पूरा करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब दोबारा से उपचुनाव होगा तो जो लोग चुने जाएंगे, जिनकी जगह पे चुने जाएंगे, उनके शेष कार्यकाल को पूरा करते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इस चीज़ को पकड़ कर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियमों के अनुसार राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। मतलब मुझे अगर राज्यसभा में मेंबर के तौर पे चुनाव लड़ना है तो कम से कम 10 लोग मतलब मेरे पक्ष में हों। ठीक है, मेरे साथ हों। ये 10 लोग ऐसे कोई नहीं होगा, विधायक मतलब जो लोग वोट देने वाले हैं ना, वो शामिल होंगे इसमें, या फिर उस मेंबर जो राज्यसभा है, राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए। मेरे ख्याल से वही वाला है। ठीक है, इसको आप क्लियर करिए। ये लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों के ही बात हो रही है। कम से कम 10 सदस्यों की सहमति साथ में होनी चाहिए, तब जाके एक व्यक्ति अपना पर्चा दाखिल कर सकता है। अच्छा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(4) के अनुसार, कभी कभी ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली नहीं होती, अनुच्छेद 80 इंपॉर्टेंट है, बाकी ये वाली बातें इसके अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक, ये इम्पॉर्टेंट है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। ये कई लोगों को समझ में नहीं आता ये कि ये क्या है, एकल संक्रमणीय मत क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। देखिए एक एक करके बात करते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये है कि राज्यसभा में ऐसा है कि सीटें फिक्स कर दी गई हैं कि इतनी सीटें हैं, तो जिस दल का, किसी राज्य में जिस दल का जितना महत्व है, महत्व कैसे है, जितने ज़्यादा सीटें उसने जीती हैं, उसी के अनुपात में उसे ये हक मिलेगा कि कितने मेंबर्स आप राज्यसभा में भेज सकते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं, किसी राज्य में 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके विधायक 100 हैं, तो 100 के ऊपर यह है कि जिनके पार्टी में 100 लोग हैं जिस राज्य में, वो अपनी तरफ से 5 लोगों को भेज सकते हैं। तो ऐसे ही किसी जगह पे 200 लोग हैं तो उसी अनुपात में 10 लोगों को भेज सकते हैं। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का। ठीक है, एक तरह से बराबरी करने की बात की गई है। हालांकि कुछ बहुत ही छोटे राज्य हैं तो उनके लिए अलग हिसाब किताब है। ठीक है, और एकल संक्रमणीय मत का क्या मतलब है। अब मान लीजिए कि मैं और मेरे साथ मेरे दोस्त 2-3 और भी चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोग जो है वोट देने आए, तो आप क्या करेंगे, आप जो वोट देंगे ना, तो आपसे पूछा जाएगा
कि आप प्राथमिकता किसको देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई खड़ा है वहाँ पूछने के लिए, आपको जो पर्ची मिलेगी जिस पे वोट देना है तो आप अपनी प्राथमिकता के अनुसार 1 2 ऐसे जो है कि मेरा पहला मत ये है, मैं पहली चॉइस इस व्यक्ति को चाहता हूँ दूँ, उसके बाद से इस व्यक्ति को। इस तरह से संक्रमण है, आपके मतों का संक्रमण है, वो बटा हुआ है। ठीक है, आप प्राथमिकता के हिसाब से वोट दे सकते हैं, ये है इसका मतलब। ओके, यहाँ लिखा हुआ है, कुछ बातें समझ लीजिए, वही दोनों बातें समझाई जा रही हैं। अन्य शब्दों में कहें तो एक या एक से अधिक दलों से संबंधित सांसदों का एक दल अपनी पसंद के सदस्य का चुनाव कर सकता है यदि उसके पास अपेक्षित संख्याएं हों। अपेक्षित संख्या का मतलब वही है कि इतना लगभग आपके पास आपकी पार्टी के लोग हैं तो आप इतने मेंबर्स को राज्यसभा में भेज सकते हैं। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में मतदाता एक ही वोट देता है, वोट एक ही देगा, किंतु वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। वो कहेगा कि पहले हम इनको चुनना चाहते हैं, अगर ये फेल हो गए, ये नहीं जीत पाए तो मेरा वोट इनको दे दिया जाए, अगर ये भी नहीं जीत पाए तो मेरा वोट इनको दे दिया जाए, इस तरह से। ठीक है, अर्थात वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली वरीयता कौन है, दूसरी तीसरी वरीयता कौन है, इस तरह से। अच्छा, एक उम्मीदवार को जीतने के लिए पहली वरीयता के वोटों की एक निर्दिष्ट संख्या की आवश्यकता होती है। यह भी इंटरेस्टिंग है कि जितने भी लोगों ने किसी की फर्स्ट चॉइस की है, मतलब पहले फर्स्ट चॉइस वाले वोट गिने जाएंगे, सारे वोट। ठीक, और तय किया गया है कि लगभग इतने वोट आप पा जाएंगे, निर्दिष्ट संख्या, एक फिक्स संख्या तय की गई है, उसका एक फार्मूला है कि कितने से कितने में भाग देंगे तो इतना आएगा। जैसे मान लीजिए कहा गया कि किसी को पहली वरीयता वाले 10 वोट मिल जाएंगे तो वो जीत जाएगा, तो पहले पहली वरीयता वाला गिना जाएगा और जिसको 10 वोट मिल गया या वो जो है वो जीत जाएगा, वो मेंबर बन जाएगा। इस तरह की बात हो रही है। आगे चलिए, यदि पहले दौर की गणना में एक से अधिक उम्मीदवार, यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग, निर्दिष्ट संख्या प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो दूसरे दौर की मतगणना की जाती है। अब पता चला कि कोई भी क्या कह रहा है, पहले दौर की गणना में एक से अधिक उम्मीदवार, मतलब 1 2 3 ऐसे कई लोग हैं, 2 से ज़्यादा जो है उसमें जो निर्दिष्ट है 10 चाहिए, 10 वोट पा ही नहीं रहे। पहली प्राथमिकता वाली फर्स्ट चॉइस वाली गिनती हो गई, तो उसके बाद सेकंड चॉइस वाली गिनती होगी, उसमें देखते हैं किसका वजन ज़्यादा होता है तो वो आगे जाएगा। ठीक है, फिर गणना की जाती है सेकंड चॉइस की। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बना है पहले भी और फिर से बन सकता है। राज्यसभा चुनावों के लिए खुली मतपत्र प्रणाली होती है, ओपन बॉलेट सिस्टम। क्या मतलब है, ये भी बड़ा बढ़िया समझने वाली बात है कि यहाँ पे ना भ्रष्टाचार को रोकने के लिए या यूँ कहें कि दल बदल को रोकने के लिए खुली प्रणाली है, क्योंकि सबको पता है कि इस पार्टी में इतने लोग हैं तो उसके अनुसार इतने लोगों को ये चुन के राज्यसभा में भेजेंगे। लेकिन अगर पीछे से दल बदल हो जाए, वोट किसी और को कोई दे दे, तो जो निर्दिष्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं कि फिक्स है इतना कम से कम पाना है, वो तो आदमी पाएगा नहीं, कोई और जीत जाएगा। तो होता ये है कि जब आदमी जाता है वोट देने तो वहाँ पे दिखाया जाता है, पार्टी का एक मेंबर होता है, उसको दिखाया जाता है, देखिए हम इनको वोट दे रहे हैं। खुली मतदान प्रक्रिया है, यानी कि पार्टी को पता होता है कि हमारे मेंबर ने किसको वोट दिया है। ओके, किंतु इसके अंतर्गत खुलापन काफ़ी सीमित होता है। ऐसा नहीं है कि सबको दिखाएंगे पर्ची खोल के, एक व्यक्ति को धीरे से दिखा दिया जाता है। ओके, वो पार्टी का आदमी होता है। क्रॉस वोटिंग की जांच करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था अपनाई गई जिसमें प्रत्येक दल के विधायक को मत पेटिका में अपना मत डालने से पूर्व दल के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता। वहीं बगल में खड़ा रहेगा, कहे 1 मिनट रुको रुको रुको, किसको वोट दिए हो देखो साहब यही तो दिए हैं, ठीक है चलो डाल दो। तो इस तरह से ओके, नियमों के अनुसार यदि एक विधायक द्वारा स्वयं के दल के अधिकृत एजेंट, जिसको कहा गया कि देखेगा, एजेंट के अतिरिक्त किसी अन्य दल के एजेंट को मतपत्र दिखाता है तो वह मत अमान्य हो जाएगा। अब ऐसा है कि मान लीजिए भाजपा और कांग्रेस 2 पार्टियां हैं देश में, तो इन्होंने अपने अपने आदमी खड़े कर रखे हैं। तो कांग्रेस का एक व्यक्ति जा रहा है, जो कि नियम यह है कि भाई तुम वोट दे रहे हो तो कांग्रेस के एक मेंबर को हमने खड़ा किया, उसको दिखा देना कि किसको दे रहे हैं। तो उसने उसको ना दिखा करके भाजपा वाले को दिखा दिया। हो सकता है कि इनकी अपनी साठगांठ हो, उसने कहा हो कि भाई हम तुमको दिखाएंगे कि देख लो हम तुम्हारे वाले मेंबर को दे रहे हैं। तो इस तरह की कोई घटना होती है तो इसको, इस मत को, इस वोट को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
वहीं अधिकृत एजेंट को मतपत्र न दिखाना भी, मत को न दिखाने पर भी अमान्य कर दिया। ऐसा भी है कि सामने व्यक्ति खड़ा है और वोट दे के चले आए, उसको दिखाया ही नहीं, तो कैसे जानेगा कि किसको दिया? हम लोग जिसको चाह रहे थे उसी को दिए हो कि नहीं? ये सारी बातें होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। नोटा पे प्रश्न पहले आए हैं। ठीक है, अब ज़रा देख लीजिए क्या है ये। राज्यसभा के मामले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 24 जनवरी 2014 को और 12 नवंबर 2015 को 2 परिपत्र जारी किए और इसमें राज्यसभा चुनावों में नोटा के विकल्प के प्रयोग की बात की थी। राज्यसभा में कहा गया नन ऑफ द एबव का ऑप्शन होगा, यानी कि हम चाहें तो हम कह देंगे हम इनमें से किसी को नहीं चुनते हैं। अगर ऐसा होगा तो आगे चल के बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं है जिसमें हम कहते हैं कि भाई जो सबसे ज़्यादा पा गया वोट, चाहे एक ही वोट पाया एक्स्ट्रा, वो जीत जाएगा। यहाँ वैसे कुछ नहीं है। यहाँ पे तो क्या कहते हैं कि एक तय संख्या है कि आपको इतना वोट कम से कम पाना है, और उसमें से बहुत सारे लोग कह देंगे कि हम किसी को पसंद नहीं करते, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। और भी कई समस्याएं हैं, इसमें भी भ्रष्टाचार की संभावना है कि कह देंगे कि ऐसा है तुम किसी को वोट मत दो, हम वैसे जीत जाएंगे। तो इसीलिए आगे चल के इसको हटा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, पहले नोटा था। हालांकि 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने जो है ये नाम रखने याद करने की जरूरत नहीं है, राज्यसभा में नोटा का इस्तेमाल नहीं होगा, ये कह दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखिए, कई लोग अगर आधा पढ़े होंगे, कहीं पुरानी चीज़ पढ़ी होगी कि नोटा है, तो उसके आधार पर समझेंगे कि है। कुछ लोगों ने सिर्फ यही पढ़ा कि हट गया है, तो ये गेस कर सकते हैं कि पहले था तभी तो हटा है। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है कि इन दोनों को मिक्स करके कोई सेंटेंस बनाया जाए। अभी देखिए आगे, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि नोटा डिफेक्शन को बढ़ावा देता है, डिफेक्शन को, और इससे भ्रष्टाचार के लिए दरवाजे खुलेंगे। यही तो दिक्कत है, भ्रष्टाचार फिर तो होना ही है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार नोटा को सिर्फ प्रत्यक्ष चुनाव में ही लागू किया जाना चाहिए, ये न्यायालय ने कहा था। अब देखिए असली खेला शुरू होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। इसके पहले जो बातें हैं वहाँ से तो है ही, लेकिन ये देखिए राज्यसभा की क्या क्या शक्तियाँ हैं, कौन कौन से काम है, यहाँ से आपकी जानकारी और विस्तृत होगी और फैक्ट्स और कंसेप्ट अच्छे अच्छे मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। पहली बात, विधायी शक्तियाँ। गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है। बताता हूँ अभी। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? गैर वित्तीय विधेयक। आपने धन विधेयक, वित्त विधेयक इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पीडीएफ नोट में है, वीडियो भी मिल जाएगी। तो धन विधेयक के मामले में, वित्तीय विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन उसके अलावा जितने विधेयक आते हैं उन पे दोनों की शक्ति बराबर है। राज्यसभा की सहमति के बिना वो कानून नहीं बन सकता। ठीक है, अच्छा, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त है। इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। देखिए, विधेयक वगैरह तो आपको पता ही है। विधेयक का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रस्ताव आया है जिसमें लिखा है कि ये कानून बनना चाहिए, दोनों सदनों से पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे, तो वो विधेयक हो जाएगा कानून, जिसको हम कहते हैं अधिनियम। ओके, तो धन विधेयक के मामले में ऐसा है कि राज्यसभा के पास शक्ति नहीं है, 14 दिन के लिए रहेगा। 14 दिन के अंदर राज्यसभा लोकसभा को बता सकती है कि भाई इसमें कुछ संशोधन कर लीजिए इसमें, या फिर मत करिए। अब राज्यसभा के इस करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद लोकसभा के ऊपर है कि वो राज्यसभा की सलाह माने या ना माने। और अगर 14 दिन तक राज्यसभा ने इसको वापस नहीं किया या कोई राय नहीं दी, तो ये माना जाता है कि धन विधेयक पारित हो गया। इसके बारे में हमने पढ़ा था, चलिए रिवाइज हो गया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा की शक्तियों के बराबर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि किस किस मामले में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियाँ बराबर हैं, किस में राज्यसभा विशेष है, किस में लोकसभा विशेष है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ विशिष्ट शक्तियों की बात करेंगे तो देखिए जरा, देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा के पास 2 विशिष्ट अधिकार हैं जो कि लोकसभा के पास नहीं है। यही तो मामला है, यही तो देखना है कि क्या है वो चीज़। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत
राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि देखिए, सूचियां बनाई गई, अनुसूची आपने पढ़ा है ना, उसमें भी ये बात दिखाई गई है। ये बताया गया है कि इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और इन विषयों पर राज्य कानून बनाएंगे। तो जिन विषयों पर राज्य कानून बनाने की बात कर रहे हैं, उन विषयों में से राज्यसभा कह सकती है कि ये वाला जो विषय है ना, ये राष्ट्रीय महत्व का हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका महत्व ये है कि अब इस पर कानून बनाया जा सकता है संसद के द्वारा, अदरवाइज इस पर राज्यों को अधिकार है कानून बनाने का। समझ रहे हैं? तो ये किया जा सकता है, विशिष्ट शक्ति है, ये काम सिर्फ राज्यसभा कर सकती है। और अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3, ये ध्यान दीजिएगा, ऊपर भी 2/3 बहुमत से काम होना चाहिए और इसमें भी 2/3 बहुमत, 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा का क्या मतलब है? अभी कुछ लोगों को आईएएस और पीसीएस में अंतर नहीं पता है। देखिए, उसको छोड़ देते हैं आईएएस पीसीएस का, अखिल भारतीय सेवा का मतलब समझिए। जो सर्विस ऐसी है जो भारत में कहीं, आप मान लीजिए आप आईएएस बन गए, आपका ट्रांसफ़र भारत के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है, आप कहीं भी करेंगे, अखिल भारतीय स्तर पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी के एसडीएम हो गए, ठीक है, यूपी में आप पीसीएस अधिकारी बन के गए, ओके, या बिहार में गए, मध्य प्रदेश में, केरला में, तो आप उस राज्य विशेष के अधिकारी हैं, ठीक है। लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं में आप भारत के किसी भी हिस्से में काम कर सकते हैं। ऐसे ही देखो, जो यूपीएससी का आप एग्ज़ाम देते हैं ना, उसमें सारी सेवाएं अखिल भारतीय नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसमें कुछ ही सेवाएं हैं जो अखिल भारतीय हैं, बाकी जो है उसमें विशेष जगह दी गई हैं कि आपको यहाँ काम करना है, इस कैडर में काम करना है, ठीक है, वो सारी बात है। तो कोई नई अखिल भारतीय सेवा, जैसे आईएएस है, आईएएस जैसी कोई अखिल भारतीय सेवा बनानी है तो उसके लिए प्रस्ताव आएगा कहाँ पे? राज्यसभा में, और 2/3 बहुमत से वो पारित होगा, तब जा करके ये सेवा, नई सेवा, अखिल भारतीय सेवा बनेगी। जैसे लोग कहते हैं कि एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा होनी चाहिए, तो ऐसा अगर कुछ करना है तो राज्यसभा में ही वो प्रस्ताव आएगा। अन्य शक्तियों की बात कर लेते हैं। आपातकाल की अवधि यदि 1 माह से ज़्यादा है, आपातकाल के बारे में हमने विस्तार से बात की है। अगर 1 महीने से ज़्यादा है तो उस समय लोकसभा विघटित, और उस समय लोकसभा विघटित हो, मतलब लोकसभा काम नहीं कर रही, अभी विघटित हो चुकी है, तो राज्यसभा का अनुमोदन कराया जाना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। समझ रहे हैं? ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हमने बात किया था, वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव वाले दल में शामिल होते हैं। मतलब जो लोग चुनाव करेंगे राष्ट्रपति का, जो लोग वोट देंगे, उन वोट देने वालों में कौन कौन शामिल है, उसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं, मनोनीत नहीं है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो मनोनीत सदस्य भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, ध्यान रखने वाली बात है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो ये प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही आएगा। ओके, आगे देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने में ये भी अपनी भूमिका निभाते हैं। कौन? राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा अपनी भूमिका निभाती है, ठीक है जी, क्योंकि प्रस्ताव आता है। जैसे मान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो इसकी प्रक्रिया है, लोकसभा में प्रस्ताव आएगा, राज्यसभा में आएगा, इस पर जांच होगी, उसके बाद से जो है फाइनल डिसीजन होगा, फिर राष्ट्रपति हटाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं कुछ बचा है कि नहीं। बस इसमें इतना ही है। तो पीडीएफ के बारे में मैंने कहा था आपको बताने के लिए। देखिए, पीडीएफ के बारे में जानकारी के लिए एक बात ये समझिए कि यूपी पीसीएस के लिए पिछले 26 साल की पीडीएफ आपको मिल रही है, जहाँ से इस बार लगभग 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं सिर्फ उस पीडीएफ से। अभी करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल लगभग उतने क्वेश्चंस आए थे। और ये ऐसे तथ्य हैं ना जिनको उठा के बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस रिपीट होना अलग बात है और इन्हीं तथ्यों को लेकर के प्रश्न बनाना अलग बात है। अगली चीज़, टॉप 300 की पीडीएफ आपको मिल रही है, और इसके बारे में आप जानकारी लेने के लिए नीचे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ रिवीजन शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर लगभग हम सारे विषयों को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, ताकि आप आसानी से इस बार सेलेक्ट हो सके। ठीक है जी, तो आप चाहें तो पीडीएफ ले सकते हैं, ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं।
फिलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।